नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रह नक्षत्र मानो इस समय कुछ ठीक नहीं चल रहे। एक तरफ ईरान जंग उनके लिए वो निवाला बन गया है जिसे ना उगला जा पा रहा है और ना ही निगला जा पा रहा है, और इन सब के बीच रह रह कर उन पर हो रहे हमले। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक संदिग्ध शख्स ने व्हाइट हाउस के पास करीब 30 राउंड फायरिंग की। इस घटना के समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के पास संदिग्ध हमलावर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पर गोलियां चलाई, जहां यूएस सीक्रेट सर्विस के अधिकारी तैनात थे। अफसरों की जवाबी कार्रवाई में हमलावर को गोली लगी, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। युवक की पहचान 21 साल के नासिर बेस्ट के रूप में हुई है। वह अमेरिका के मैरीलैंड राज्य का रहने वाला था। घटना से कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी को भी हत्या की धमकी मिली थी। इससे पहले वॉशिंगटन डीसी में सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान भी फायरिंग हुई थी। कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत कई बड़े ऑफिसर मौजूद थे। इससे पहले 13 जुलाई 2024 को भी ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान जानलेवा हमला हुआ था। अब बड़ा सवाल यह है कि बार बार ट्रंप पर हमले क्यों हो रहे हैं? क्या ट्रंप के प्रति नाराजगी इस कदर है जहां उन पर जानलेवा हमले हो रहे हैं? चर्चा आज इसी मुद्दे पर, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिकन में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ट्रंप की बेटी इवांका की हत्या के षड्यंत्र के आरोपी के गिरफ्तार होने के 24 घंटे भी नहीं बीते कि एक संदिग्ध हमलावर ने व्हाइट हाउस के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की। जिस दौरान आरोपी गोलियां दाग रहा था, ट्रंप उस वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद थे। आरोपी व्हाइट हाउस के 17th स्ट्रीट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के पास बने चेकपोस्ट पर पहुंचा और जमकर गोलीबारी की। वो इतना गुस्से में था कि उसने एक दो नहीं बल्कि पूरे 25 राउंड फायरिंग की। अचानक हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से सीक्रेट सर्विस ने तेजी दिखाते हुए जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की और पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इस गोलीबारी में हमलावर बुरी तरह घायल हो गया, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपी की पहचान नासिर बेस्ट के तौर पर हुई है, जो मैरीलैंड इलाके का रहने वाला है। यह पहला मौका नहीं है जब व्हाइट हाउस पर हमला हुआ। हमलावरों के निशाने पर ट्रंप और व्हाइट हाउस कई बार आ चुके हैं। 24 मई साल 2026, वॉशिंगटन। व्हाइट हाउस के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग के दौरान ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद। जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध हमलावर घायल। हमलावर नासिर बेस्ट की इलाज के दौरान मौत। 26 अप्रैल 2026, जगह वॉशिंगटन। व्हाइट हाउस के पास होटल में फायरिंग। हथियारबंद हमलावर ने ट्रंप का सुरक्षा घेरा तोड़ा। सीक्रेट सर्विस ने हमलावर कोल टॉमस को गिरफ्तार किया। 15 सितंबर साल 2024, जगह फ्लोरिडा। गोल्फ खेलने के दौरान ट्रंप पर हमले की कोशिश। सीक्रेट सर्विस एजेंट ने आरोपी पर फायरिंग की। हमले की प्लानिंग के आरोप में संदिग्ध अरेस्ट। 13 जुलाई साल 2024, जगह पेंसिल्वेनिया। चुनावी रैली के दौरान AR-15 राइफल से कई राउंड फायरिंग। गोली ट्रंप के दाहिने कान को छूकर निकली। हमले में ट्रंप घायल। सीक्रेट सर्विस ने हमलावर थॉमस मैथ्यू को मार गिराया। साल 2016, जगह लास वेगास। ट्रंप पर हमला करने की साजिश। पुलिस से गन छीनकर ट्रंप पर हमले की कोशिश। सीक्रेट सर्विस ने आरोपी माइकल स्टीवन को अरेस्ट किया। साल 2026 में लगातार 2 महीने, अप्रैल और मई में ट्रंप पर जानलेवा हमले की कोशिश इस ओर साफ इशारा कर रही है कि ट्रंप के खिलाफ लोगों में नाराजगी है, और इसकी एक वजह नहीं बल्कि कई वजह हैं, जिसकी वजह से ट्रंप विवादों में रहते हैं। बात चाहे ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की हो या ट्रंप की वो नीतियां जिसका विरोध अमेरिकन से नहीं बल्कि दूसरे देश भी करते हैं। बात चाहे ट्रंप के बेतहाशा टैरिफ लगाने की हो या फिर प्रवासियों और नागरिकता पर दूसरे समुदायों को ठेस पहुंचाने की। ट्रंप पर आरोप है कि वो राजा की तरह व्यवहार करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लागू की गई नीतियों के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी हुए, रैलियां निकाली गई।
अमेरिकन्स का कहना है कि ट्रंप हम पर राजा की तरह राज करना चाहते हैं, लेकिन ये अमेरिका है और सत्ता जनता के हाथों में होती है, न कि उन लोगों या उनके अरबपति साथियों के हाथों में जो खुद को राजा समझते हैं। ये विरोध प्रदर्शन इतने बड़े पैमाने पर हुए कि वर्जीनिया, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस समेत छोटे इलाकों में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आखिरकार व्हाइट हाउस को बयान देने के लिए सामने आना पड़ा। ट्रंप से अमेरिकन नाराज क्यों? ईरान युद्ध। ईरान के खिलाफ युद्ध और नीतियों से अमेरिकी जनता में आक्रोश। तानाशाही रवैया, कांग्रेस की राय लिए बिना फैसले लेने का आरोप। महंगाई, युद्ध से अमेरिकी खजाने पर बोझ बढ़ा। महंगाई और तेल की बढ़ती कीमतों से लोगों में गुस्सा। विवादास्पद बयानबाजी, प्रवासियों, जन्मसिद्ध नागरिकता और बाहरी देशों पर ट्रंप के बयानों से विभिन्न समुदायों और वर्गों में नाराजगी। ट्रंप के खिलाफ नाराजगी हमलों के रूप में कई बार सामने आई है। ट्रंप हर बार हमलों में बच निकले, लेकिन साल 2024 में हुए हमले में एक गोली उनके कान को छूकर निकली तो वो घायल हो गए। लिहाजा जिस तरह ट्रंप का ईरान पर हमला करने का फैसला उनके गले की हड्डी बन चुका है, वैसे ही उनके लिए कई फैसले उनके तानाशाही रवैये को दिखाते हैं, जिसमें हाल ही में कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ को लेकर विदेशों तक में ट्रंप को विरोध झेलना पड़ा। अगर ट्रंप ने खुद के खिलाफ जनता में बढ़ती नाराजगी पर रोक नहीं लगाई तो वो अमेरिकी इतिहास में एक निरंकुश शासक के तौर पर याद किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, परिचय करवा दूं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया पर। हमारे साथ प्रोफेसर मनोज कुमार जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। मनोज सर बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ प्रमित माकोडे जी हैं, अमेरिका से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमित सर बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जी हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। पूर्णिमा मैम बहुत स्वागत आपका भी न्यूज़ इंडिया पर। सबसे पहले मैं एक एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया सभी से चाहूंगा इस पे कि ट्रंप पे लगातार अटैक्स हो रहे हैं। एक बार फिर से वॉशिंगटन में हमला हुआ है व्हाइट हाउस पर। कारण क्या दिखता है, वजह क्या दिखती है? क्या ट्रंप के प्रति लोगों में इस कदर नाराजगी है कि लोग अब उन पे अटैक कर रहे हैं? प्रमित सर सबसे पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे चाहेंगे। थैंक्स फॉर हैविंग मी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। सिचुएशन निश्चित रूप से बड़ी चिंताजनक है। देयर आर सो मेनी अटैक्स इन सच ए शॉर्ट स्पैन, तो उसकी वजह से वाकई ये बहुत चिंता का विषय है। लेकिन देखिए, अभी अमेरिका इज फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ टोटल पॉलिटिकल डिवीजन बिटवीन अमेरिका, बिटवीन डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन इज वन डिवीजन, बट जो दोनों तरफ के या दोनों सोच वाले जो हार्ड एलिमेंट्स हैं, राइट विंग एलिमेंट्स हैं या एकदम लेफ्ट विंग एलिमेंट्स कहे, उसमें भी उनके जो प्रतिक्रिया है बहुत ही हार्श तरीके से आ रही है। तो ये एक बड़ी पॉलिटिकल हेट्रेड ऑफ एक्सट्रीम व्यू पॉइंट इज वन प्रॉब्लम। दूसरा, मेंटल हेल्थ इश्यूज इज आल्सो ग्रोइंग अप, इज रियली इंक्रीजिंग इन बिग नंबर। एंड थर्ड इज द इजी एक्सेस ऑफ गन्स। ये तो हमेशा से अमेरिका की परेशानी रही है। बहुत सारे प्रेसिडेंट और बहुत सारी गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उसके भी अलग बड़े कारण है, लॉबिंग है और किस प्रकार से पूरी फंडिंग हो रही है उन बिल्स को पास न होने देने के लिए। तो ये तमाम समस्या है। तो अगर ये तीनों चारों चीजों को हम साथ में जोड़ के देखें तो इसकी वजह से ये अटैक्स काफी बड़े हैं। बट लकीली दी अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस आर स्टिल वेरी स्ट्रांग, जिसमें आप FBI कहें, राष्ट्रपति की जो इमीडिएट सर्कल होता है सीक्रेट सर्विसेज का वो कहें, तो सीक्रेट सर्विसेज, FBI, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी आर डूइंग देयर जॉब एट इट्स बेस्ट। थैंक्स टू देम, थैंक्स फॉर प्रोटेक्टिंग नॉट जस्ट ट्रम्प बट फॉर मेनी ऑफ आवर प्रेसिडेंट, एंड मेनी ऑफ द अटैक्स हैज आल्सो बीन फाइल्ड बाय देम। सो चीजें बिल्कुल चिंताजनक है। सर इसमें क्या एक बड़ा रीजन ये भी है कि ट्रंप का जो बिहेवियर रहा है, आज से नहीं, मतलब इवन उनके हम बचपन को भी देखते हैं, वहां से भी जो चीजें रही हैं, तो उनका एक जो कहते हैं ना राजा, आई एम द किंग, वो वाला जो फील उनके अंदर है, और सामने कोई भी हो डजंट मैटर, उनके लिए वो चीजें फर्क नहीं पड़ती हैं। ये जो एटीट्यूड, आई वोंट से कि ही इज ऑलवेज शोइंग, सी यहाँ डेमोक्रेसी है तो विपक्ष अपनी बात जरूर कहेगा कि ही इज हैविंग अ किंग एटीट्यूड, बट आप एक भी देखिए कि व्हाटएवर ही हैज प्रॉमिस्ड ही हैज टू डिलीवर ऑल दैट ओनली इन 3.5 years। पहले 3-4 महीने तो सत्ता आने के बाद पूरी आपकी मिनिस्ट्री को चैनलाइज करने में लगते हैं, आखिरी के 2-4 महीने आप पूरे चुनाव मोड में चले जाते हैं। तो ही ओनली हैज 3 years टू डिलीवर।
और उसमें उनको ही हैज टू टेक लॉट ऑफ एक्शंस वेरी स्विफ्टली। और जब आप किसी स्टेटस को बड़े तुरंत परिवर्तन करते हैं तो लोगों में डेफिनेटली एक रिसेंटमेंट होता है। और एज आई सेड, दिस ऑल थ्री इश्यूज, दैट द पॉलिटिकल हेट्रेड, इजी एक्सेस टू गन एंड द रिसेंटमेंट बिकॉज ऑफ हिज क्विक एंड डिसिसिव एक्शन इज कॉजिंग दीज इश्यूज। पूर्णिमा मैम, अब एक कमेंट आपसे भी चाहेंगे कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि बार बार इस तरीके से कोई एक अटैक नहीं हुए हैं, मतलब एक लंबी लिस्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप पे इस तरीके से अटैक्स होते रहे, क्या रीजन आपको लगता है? देखिए, आज जो सिचुएशन है, देयर आर वैलिड रिजनमेंट एंड देयर पीपल आर वैलिडली एंग्री। लोगों के अगर हमारी लीडर, आप रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट हो, आपने ट्रम्प के लिए वोट किया, आपने बाइडेन के लिए वोट किया, एट द एंड ऑफ द डे ही इज द प्रेसिडेंट एंड ही शुड बी द प्रेसिडेंट फॉर द एंटायर कंट्री। और आप लीडर जाके बोल देंगे कि आई एम नॉट वरीड अबाउट अमेरिकन फाइनेंशियल सिचुएशन, लेकिन वहाँ पे जाके लिटरली अपने नेटवर्थ बढ़ा के रखे हैं। ऑलमोस्ट $8 बिलियन की छू रहे हैं अभी। फोर्ब्स में उनका लिस्ट, उनका रैंकिंग ऊपर हुई है। उस समय जहाँ पे गैस प्राइसेस बाइडेन के समय भी वहाँ पे $4 घिसने वहाँ तक पहुँचा नहीं था, बड़ी मुश्किल से। अभी $5 पहुँच चुका है हमारे जैसे जगह में। मैं मिल्वॉकी में रहती हूँ, छोटी सी जगह है, इट्स नॉट न्यूयॉर्क, इट्स नॉट कैलिफोर्निया, इट्स नॉट सैन फ्रांसिस्को, लेकिन लोगों हर्ट वर देयर, पीपल आर हर्टिंग। और गैस प्राइस इंडिकेट करती है बहुत कुछ चीज़, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से आपकी फूड, ग्रोसरीज, आपकी यहाँ पे लिटरली हेल्थ इंश्योरेंस हो या रेंटल कॉस्ट हो, एनर्जी कॉस्ट हो, बढ़ रही है। और इसी समय वो हमारे पास ऐसे एक लीडर है वो जो अपने आप को एम्परर मानते हैं। वो एक्चुअली वो ही डजंट इवन थिंक ही इज ए इलेक्टेड लीडर, और हम जैसे लोग उनके लिए वोट किए, हमारे जैसे लोग, हम जैसे 10 साल उनको सपोर्ट किया, आज उनके अगेंस्ट कह रहे हैं। ऐसे ही आक्रोश है उनके अगेंस्ट। और आप अटैक की जब बात करते हो, जो जब आप आके कोई यहाँ पे एक्सक्यूज मांगते कि गन, इजी एक्सेस तो गन है, गन नहीं मिलेगा तो पॉइजन में मार देंगे, पॉइजन नहीं मिलेगा तो कुछ और से मार देंगे। लेकिन ये कि गन इज नॉट द इशू इज द एक्सक्यूज। द रीजन क्या है, आक्रोश का रीजन क्या है? एंड ही थिंक्स ही इज द एम्परर। उनको किसी की बात नहीं सुननी, ना इंटेल की बात सुननी, ना लोगों की बात सुननी। अब वॉर पे आते हैं, उन्होंने प्रॉमिस क्या किया था, नो न्यू वॉर, लेकिन यहाँ पे गलती उसने क्या कर दिया कि ना पब्लिक की सपोर्ट ली, ना उन्होंने अपनी इंटेल की सपोर्ट ली, ना अपनी एलाइज की सपोर्ट ली, ना उन्होंने प्रोपेगेंडा फैला के लोगों की राय बदली, कुछ भी नहीं किया। खुद ने जाके बम मार दिया जब निगोशिएशन चल रही थी। दिस एटीट्यूड हैज टेकन हिम डाउन टू दिस लेवल। अब अगर कोई आके बोल दिया कि उनके पास 2 साल है, 3 साल है, एप्लीकेशन करना उनका बहुत एजेंडा है, भाई आपने आज अभी आपके पास जो 15 मंथ्स समय था, 15 मंथ्स हमने दिया है आपको, क्या आपने कर लिया कंट्री के लिए? हमारी कंट्री जो डिवीजन है भाई, उनके लिए जितने भी राष्ट्रपति आज तक अमेरिका के रहे हैं, सबको उतना ही समय मिला है, उससे ज्यादा या कम तो किसी को नहीं मिलता है। हर किसी को वही 4 साल मिलते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट ना। अभी कहने की है 15 मंथ्स आपको ऑलरेडी मिल चुका है, और ऊपर से आपने एक बार प्रेसिडेंट बन चुके हो। पिछले 4 साल आपने एक प्रोपेगेंडा फैला के बैठे हुए कि आपकी 2020 इलेक्शन आपसे छीनी गई है। तो इस साल में जब आपको इस टर्म में जब आपने आए, तो आपके तो सारे सब सेट हुआ था। तो आप इमीडिएटली आके यू स्टार्टेड कटिंग फोर्सेस। आपने DOGE का आपने चेक भेजने की बोले थे $5,000। आपने टैरिफ वॉर छेड़ के आपने लोगों को $2,000 चेक भेजने के लिए फॉल्स प्रॉमिस कर रहे थे। उसके बाद आपने लिटरली बोल रहे थे कि देयर इज नो वॉर। पीपल आर टायर्ड ऑफ हिम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नोबडी वांट्स हिम, इवन फॉर समबडी लाइक मी हु इज अ स्टॉन्च सपोर्टर। एक बार मेरे नाम पे यहाँ पे न्यूज आर्टिकल छपी है कि ट्रम्प लॉयलिस्ट। मैं ट्रम्प लॉयलिस्ट, मैं किसी के लिए ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन बट आई हैव सपोर्टेड हिम बिकॉज ऑफ द फैक्ट व्हाट ही प्रॉमिस्ड टू द पीपल। ही हैज टू बी ए प्रेसिडेंट ऑफ द एंटायर कंट्री, नॉट फॉर हिमसेल्फ और नॉट इज फॉर हिज फैमिली, जो करप्शन और पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ही इज अ बॉट मैन राइट नाउ। मनोज सर,
आपने जब चीज़ों को एनालाइज किया और पिछले कुछ सालों में लगातार अटैक हुए हैं, लगातार अटैक हुए, एक बार तो गोली कान को छू करके भी निकली है डोनाल्ड ट्रंप के, आपने एनालाइज किया, क्या आपको लगता है क्या कारण ऐसे रहे हैं? क्या उनके सरकार मतलब सरकार बनाने के बाद जो उनकी नीतियां रही हैं उससे लोग नाराज हैं? कभी कभी वॉर की बात भी आती है तो वॉर में वो कहते हैं हम पीस चाहते हैं दुनिया में, खुद वॉर में कूद जाते हैं, ये चीजें भी रही हैं, उनका बिहेवियर रहा है। क्या आपने एनालाइज किया, आपको क्या लगता है? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो अगर हम अमेरिका को समझना चाहते हैं और जो घटनाएं जिस तरीके से घट रही है, ये बहुत ही एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए और किसी भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के ऊपर अगर इस तरीके का अटैक होता है, उसको कोई भी मतलब वो जो सिविक नेशंस है या कोई भी इंडिविजुअल उसको जायज नहीं ठहरा सकता। बेसिकली वो इलेक्टेड राष्ट्रपति हैं, लेकिन ट्रंप की सबसे बड़ी जो भूल है वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, न कि पूरे विश्व के राष्ट्रपति हैं। उनकी सबसे बड़ी भूल ये रही कि ट्रंप 2.0 में आने के बाद से वो पूरे विश्व के राष्ट्रपति बनने लगे। और देखिए आज ये 21st सेंचुरी में हर देश सॉवरन स्टेट है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है और ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने वाला अमेरिका, जब आज सारे देश उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको लेके यू टर्न कर रहे हैं। तो मैं अभिषेक जी, मैं जो देख रहा हूं कि अभी अमेरिका पूरी तरीके से डिवाइडेड हो चुका है। वैसे भी वहां पे 2 पार्टी सिस्टम है, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स हैं, लेकिन जब भी कोई चुन के आता है तो वो सारे अमेरिका के लिए राष्ट्रपति होता है, न कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टीज के लिए होता है। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप की जो नीति रही है उससे, अब जैसे अभी पूर्णिमा जी जो बता रही थी, बिल्कुल मैं उनसे सहमत हूं, क्योंकि वो एक उनकी सपोर्टर होने के बावजूद आज उनको क्रिटिसाइज पब्लिक मंच से कर रही है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप ने किस तरीके से आके पूरे अमेरिका के सेंटिमेंट्स को पूरे विश्व के सामने जो एक्सपोज किया है, और इसका भरपाया करना आने वाले समय में जो भी आएगा उसके लिए बहुत ही समस्या हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से पोलराइजेशन किया है, जिस तरीके से डिविजिव किया है, जिस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ वार उन्होंने पूरे वर्ल्ड के लिए दिया, वो कहीं ना कहीं आज वो आप देख सकते हैं। और ऐसे भी देखिए अमेरिका में गन कल्चर रहा है, लेकिन आप देख लीजिए जैसा अभी आपने बताया कि उनके ऊपर लगातार इस तरीके का अटैक हो रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या उनके इंटेलिजेंस का फेल्यूर है। अगर हम मानते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो आज अपने आप को वर्ल्ड का इकोनॉमी में सबसे नंबर 1 देश, डिफेंस में, सिक्योरिटी में उसकी इतने हाईटेक टेक्नोलॉजी, उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं घट रही है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वहां पे इंटरनल अनरेस्ट बहुत ज्यादा हो चुका है। तो मुझे लगता है कि जो लोग भी वहां सुरक्षा में उनके लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे कंप्रोमाइज हो रहे हैं, तभी शायद उनके आसपास इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। अब इसके पॉलिटिकल असर्शन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मैं देख रहा हूं वो मुझे लगता है कि अभी अमेरिका पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है, अनरेस्ट वहां पे हो रहा है, और जिस तरीके का ध्रुवीकरण हो रहा है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ साथ पूरे विश्व के लिए खतरे की घड़ी है। जी अभिषेक जी। शरदेंदु सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि गन कल्चर की बात अगर अमेरिका में कहें तो रहा है, लेकिन दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला भी अमेरिका है, और वहां अगर गन कल्चर रहा, इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति के ऊपर इस तरीके से हमले हों। क्या वजह आपको लगती है कि इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पे बार बार अटैक हो रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि आपको जब इस प्रॉब्लम्स को देखना है तो आपको उसके सोशल फैब्रिक पे आपको जाना पड़ेगा, लोगों के एस्पिरेशन पे जाना पड़ेगा, और लोगों की जो सोच है, जो मेरा मानना है कि अमेरिका में एक इनटॉलरेंट सोसाइटी है। आपने जो प्रॉमिस किया उससे आदमी इतना अफेक्टेड हो जाता है कि वो वही उम्मीद करता है कि आप उसको डिलीवर करेंगे। जब आप डिलीवर नहीं करेंगे तो उसको सेटबैक लगता है और फिर उसका इनटॉलरेंस जागता है और फिर इस तरीके की घटनाएं होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जितने बड़े बड़े प्रोमिसेस किए सत्ता में आने से पहले कि वो युद्ध एक दिन में रुकवा देंगे, विश्व में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तो आप नहीं कर पाए, लेकिन आपने वहां गैस और पेट्रोल की प्राइसेस दाम जरूर बढ़ा दिए, इन्फ्लेशन बढ़ा दिया है। और आज की डेट में जिस तरीके से इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी अमेरिका की है उसमें तमाम तरीके की जॉब जा रही है। इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस की बात थी, वो सोशल फैब्रिक जो ओबामा ने चालू किया था उसको आपने कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की। तो एक रिसेंटमेंट है, इन्फ्लेशन बढ़ा है और आपने अपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं किया, तो इसी वजह से आपकी पॉपुलैरिटी पूरी तरीके से चली गई है। आज की डेट में 39% शायद आपकी पॉपुलैरिटी है, 61% आपके लोग अगेंस्ट होते जा रहे हैं, और यूथ जो है उसको बहुत बड़ा झटका लगा। और इस तरीके के इंसिडेंसेस जो हो रहे हैं, जो फायरिंग की घटनाएं हो रही, वो यूथ है। देखिए उसकी उम्र क्या है, जिस तरीके से उसने 25-26 राउंड फायर किए, उसने अपना रिसेंटमेंट दिखाया, एक तरीके का प्रोटेस्ट दिखाया कि अब अमेरिका की सोसाइटी जो इंटॉलरेंट तो है, साथ में प्रोटेस्ट सामने आ रहा है। एक नो किंग का प्रदर्शन हुआ था वहां पे, कितने लोग सड़कों
पे आए थे। तो पूरी सोसाइटी में आपने उथल पुथल मचा रखा, और पूरे विश्व में आपके जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में जब आप जाके बातें करते हैं तो वो पूरे विश्व का क्रिटिसिज्म आप लेते हैं। तो पूरी दुनिया आज की डेट में देखिए एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और स्पेशली जब आपने अब बोला है इसमें कि आप शरदेंदु अमेरिकन सर, के मनोज लिए सर ने जो पॉलिसी कहा, बनाएंगे, मेक अमेरिका ग्रेट करेंगे, तो आपने उसके लिए एक स्टेप नहीं उठाया, बल्कि ठीक है। आपने अटैक करके लोगों को तमाम चीजों से डिप्राइव किया। यही ये रिसेंटमेंट दिखाता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इन्हीं के बिल्कुल ऊपर ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप के समय ये घटनाएं बढ़ गई हैं, वो भी व्हाइट हाउस के आसपास इर्द गिर्द। पहले बिल्कुल गन कल्चर जो है वो मॉल में, स्कूल में, तमाम जगह फायर होता है, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रंप के अगेंस्ट नहीं था, वो एक किसी फितूर दिमाग में किसी घुसा उसने फायर किया। लेकिन अब जो घटनाएं हो रही, जैसे इवांका ट्रंप का लाइफ थ्रेटनिंग, ये अभी फायरिंग होना, इसके पहले होटल में फायरिंग होना, तो ये सारी चीजें देखिए ट्रंप सेंट्रिक है। तो लोग आज की डेट में ट्रंप को वहां लाइक नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में इलेक्शन हो जाए तो शायद वो मिड टर्म इलेक्शन भी हारते हुए नजर आ रहे हैं, और आपकी रिपब्लिकन पार्टी में भी लोग क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी जो बिल्कुल वॉर लड़ने की जो पावर को सीमित करने का जो बिल पास किया वो अब डिफीट हो गया, उसमें हाँ रिपब्लिकन ने भी क्रॉस वोटिंग की। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा, और ट्रंप इसी वजह से देखिए ईरान पे अब युद्ध नहीं कर रहे हैं, वो सीज फायर की बात कर रहे हैं, चाहे वो टेम्परेरी हो, चाहे लॉन्ग लास्टिंग हो लॉन्ग, या बिल्कुल परमानेंट हो। अब उन्होंने अपने कदम पीछे कर, उनको पता लग गया उनकी मिस्टेक का। लिहाजा जो अमेरिका का जो सोशल फैब्रिक है वो इंटॉलरेंट है, वो आप प्रॉमिस करेंगे तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा, नहीं करते तो लोग आपको साथ छोड़ देंगे। वहां अंधभक्ति वाला सिस्टम कम है, कुछ हार्डकोर रिपब्लिकन सपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी जनता ऐसी जो फ्लोट करती है, वो कभी ठीक है सर। डेमोक्रेट को वोट करती, अब कभी प्रमित रिपब्लिकन सर, को वोट करती, डिपेंडिंग अपॉन या इशू। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को अब समझना चाहिए कि लोगों में यस रिसेंटमेंट बढ़ता जा रहा है, और बिल्कुल साथ वो में अपनी जो नाराजगी अब सिक्योरिटी साफ एजेंसी तौर पे उसको भी दिख भी रही टाइटन है। अप करने की लेकिन जरूरत है। अब यस। प्रमित सर, अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, वादे बहुत सारे किए और बहुत बड़े बड़े वादे उन्होंने किए। डिलीवर कितना हुआ ये आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, और पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि नजर डोनाल्ड ट्रंप पे थी। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के राष्ट्रपति तो बनने चले, लेकिन बड़ी बात यह रही कि वो राष्ट्रपति कम बिजनेसमैन ज्यादा बनकर के रह गए। इसकी वजह से भी नाराजगी बढ़ी। देखिए, नाराजगी है यहां पर बिकॉज ऑफ द इमीडिएट गैस प्राइसेस एंड द इन्फ्लेशन दैट हैज गॉन अप, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, और उस वजह से नाराजगी जनता में काफी है। और ये डेमोक्रेसी में अक्रॉस द बोर्ड, वो चाहे अमेरिका हो, भारत हो, या किसी भी देश में अगर इस तरह के इन्फ्लेशन तुरंत बढ़ेगा तो लोगों के घरों के बजट तुरंत इंपैक्ट होते हैं, और गरीब जनता या जो बिलो जो who is not the rich class, they immediately get impacted, और उनमें रिसेंटमेंट साफ दिखता है। बट दैट डजंट मीन कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति का सबसे पहला उद्देश्य यह है कि हाउ टू मेक अमेरिकन सिटीजन सेफ। नाउ व्हेन यू सेफ, पिछले 7 प्रेसिडेंट्स को सतत इंटेलिजेंस रिपोर्ट, मिलिट्री इंटेलिजेंस रिपोर्ट, होमलैंड सिक्योरिटी रिपोर्ट ये कहती थी कि ईरान इज द बिगेस्ट थ्रेट टू अमेरिका, पर्टिकुलरली इट्स न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैपेबल ईरान विल बी अ डिजास्टर फॉर अमेरिका एंड इट्स अलाइज। तो उस पे उन्होंने तुरंत काम करना चालू किया, और युद्ध इतना आसान होता नहीं है। ईरान इज नॉट अ वेरी स्मॉल कंट्री, ईरान इज हैविंग मोर देन $100 बिलियन, तो उनको केवल ऑयल सेल्स से रेवेन्यू आता है, और उसका पूरा रेवेन्यू का मोस्ट ऑफ द पार्ट दे स्पेंट ऑन डिफेंस। तो ईरान एक बड़ी मजबूत कंट्री थी, उसको आज अमेरिका ने 70 से 80% उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को कमजोर किया, और अमेरिकन लोग जो अमेरिका के बाहर के, अमेरिका के अलाइज जो हमारे इजराइल और तमाम जो साथी देश हैं और अमेरिकन, उनको सेफ किया। तो एक बड़ा काम उन्होंने जरूर किया है कि अमेरिकन हैड बिकम सेफ बिकॉज ईरान मिलिट्री कैपेबिलिटी हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड। और 3-4 महीने देयर इज अ शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन, ये बात भी लोगों को, जो थिंक टैंक के लोग हैं अमेरिका के, वो समझते हैं। बट इन डेमोक्रेसी इट इज ऑलवेज ईरान की जो भी शक्ति हो, जो भी पावर हो, उसको न्यूट्रलाइज करने में कहां तक सफलता मिली है, क्या मिली है? अगर इसको थोड़ा सा और अगर डिटेलिंग में आप बताएं, क्योंकि वो चीजें तो लग नहीं रही हैं। नहीं सर, देखिए, आज वहां का जो सबसे सुप्रीम लीडर था, जिसके हाथ में पूर्ण रूप से सत्ता थी, सुपर पावर था वो उस देश का, उस अयतुल्ला खुमैनी को वहां पर he has been eliminated on day 1। वैसे ही उनके पुत्र आ गए, लीडरशिप और पॉलिटिकल उनके पुत्र आ गए सर, वहां क्या हो गया? आ गए।
आ गए सर, लेकिन आज कम से कम 50 लोग वहां की टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को खत्म किया जा चुका है। वहां पर उनकी जो नेवल कैपेबिलिटीज थी, उनके 150 से ज्यादा नेवल वेसल्स खत्म किए जा चुके हैं। उन्हीं की रिपोर्ट कहती है कि उनको $200 बिलियन के आसपास का नुकसान हुआ है। एंड द रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री ऑफ अमेरिका एंड द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, दे हैव ओनली अटैक्ड ऑन द मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ हादसे हुए हैं जिनका हमको बड़ा खेद है, बट बाय एंड लार्ज मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैज बीन अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है। लेकिन सर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग सर, टाइम आपको ये चीज भी देखना पड़ेगा। अगर आप सामने वाले को नुकसान पहुंचाएंगे और तो न्यूक्लियर को नुकसान होगा ही। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के ईरान झुका नहीं है, इनरिच्ड यूरेनियम अभी तक उसके पास है। कैपेबिलिटीज काफी कम हो गई है। आज अगले 10 साल तक तो वो न्यूक्लियर वॉरेंट्स नहीं बना सकता है। तो अगले 10 साल तक, और 10 साल तक ईरान की किसी नेता की अब ये हिम्मत नहीं होगी डेथ टू अमेरिका कहने की, एंड ये कहने की कि आई विल वाइप आउट इजराइल फ्रॉम द मैप ऑफ अर्थ। ये हो नहीं सकता, क्योंकि इजराइल इज अवर ट्रू अलाई। अमेरिका दोस्तों का दोस्त है और दुश्मनों का दुश्मन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को यही कहना चाहूंगा कि एंटी अमेरिका का नैरेटिव अगर ज्यादा न गढ़ा जाए और हिंदुस्तान और अमेरिका अगर दोस्त मिलकर काम करें, तो ये हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों के लिए भी अच्छा है और हमारे 30 करोड़ अमेरिकन लोगों के लिए अच्छा है। बिकॉज अमेरिका ये तो क्लियर है सर। तो इसमें प्रमित सर, इसमें समस्या का है। मार्को रूबियो आज भी भारत में है, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। साफ मार्को रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हैं। भारत अमेरिका की बात ही नहीं है, बात यहां पे मैं सीधे तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की कर रहा हूं। और डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट अमेरिका, आई थिंक। नहीं सर, आज डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट अमेरिका, वो तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट अमेरिका, और कोई भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वो पूर्ण देश को रिप्रेजेंट करता है बिल्कुल, जब तक वो पावर में रहता है। अब नाउ देयर इज इन डेमोक्रेसी देयर इज ऑलवेज अ बिग परसेंटेज दैट विल बी विद अस एंड सम परसेंटेज दैट विल बी अगेंस्ट हिम। नाउ बिकॉज ऑफ महंगाई एंड बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, मैं आपके पैनलिस्ट लोगों से बिल्कुल सहमत हूं कि यहाँ पर मेजोरिटी में एक अभी शॉर्ट टर्म के लिए एंटी ट्रंप एक भावना उत्पन्न हुई है। लेकिन अभी लग रहा है कि कुछ MOU साइंस होंगे या कुछ एग्रीमेंट होंगे, and there will be a ceasefire at least for long term, and people will move on to a different issues and different areas of concern. But दूसरा जो अमेरिका ने एक बड़ा गेन किया है सर अभी पिछले 15 महीनों में, that is America has changed its governance style, America has changed its long term policy. The important issue is reduce the dominance of China. ये वॉर ईरान और अमेरिका के बीच में है ही नहीं, ये इसका एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है। वॉर इज बिटवीन द चाइनीज लेड वर्ल्ड वर्सेस अमेरिकन लेड वर्ल्ड। सो हम चाहेंगे कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कंट्री लेड वर्ल्ड ऑर्डर इज मच बेटर देन ऑटोक्रेटिकली चाइनीज लेड वर्ल्ड ऑर्डर। और वो हम शॉर्ट टर्म देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म में पिछले 25 साल में जो चाइना ने एक जबरदस्त गेन किया है, चाइना ने एक जबरदस्त पकड़ पूरी दुनिया पे अपनी बिठाई है, उसको कुछ हद तक रिवर्स करने में पूर्णिमा में बोलना चाह रही हैं, सुन लीजिए। और अमेरिकन सरकार सफल हुई है। पूर्णिमा में सर, ये अभी पमित जी ने धमकी दिया है लाइव आपके चैनल में कि अमेरिका के साथ आपकी बेहतर होगा आप अमेरिका के साथ चले। ये धमकी होगी मेरी नजर से। सीरियस नोट में आपको ये बोलूं कि अमेरिका, आपको पता ही है हेनरी किसिंगर की एक बहुत प्रोमिनेंट एक फेमस कोट भी है, अमेरिका का दुश्मन तो चलो दुश्मन आपको पता है, लेकिन आपका अमेरिका का दोस्त बनना वो फेटल है। वो ये कह के गए हैं। लेकिन ये आज भी ये जारी है। आपको बोलिए, आपने कहाँ से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका को ग्रेट कर दिया? वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने सारे एलाइज के साथ रिश्ता खराब कर दिया। नेटो, आई हैव नो सिंपैथी फॉर नेटो, लेकिन नेटो एलाइज के साथ, अगर आपको उनके एलाई बोल रहे हो, उनके साथ कैसे बिहेवियर किया। इंडिया के साथ आप काम करना है, लेकिन इंडिया को हेल होल बोल दिया। इंडिया को हेल होल नहीं, उनको डेड इकोनॉमी बोल दिया। आज मार्को रूबियो जाके वहाँ पे स्लेट लेके जाके बोल रहे कि हम ऑयल भी बेचना चाहते, हथियार भी बेचना चाहते, हमसे वेनेजुएलन ऑयल भी खरीदो, हमारी तरफ से खरीदो, US डॉलर से खरीदो। आप कौन होते हो बोलने वाले? आप मुझे अमेरिका ग्रेट अगेन की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनका पॉकेट बुक अपने $8 बिलियन बना दी। लोगों की इनकम और रिच एंड पोर का वेल्थ गैप बढ़ रहा है। मेक अमेरिका ग्रेट हो गया।
अच्छा, आपको मैंने ये तारीफ की बात बोल रही हूँ। तारीफ का जो नाटक का ढोंग उन्होंने किया है, अभी लिटरली 175 to 200 बिलियन डॉलर उनके ट्रेजरी से पे करना पड़ेगा। किसको पे करेंगे? कॉरपोरेशन को पे करेंगे। अब पैसे जो हम जो एक्स्ट्रा टैक्स पे किए उसको हमें पब्लिक को मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं आपको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का ढोंग और नाटक की और बता दूं, पहले जाके आपने कनाडा को 51st स्टेट बनाने वाले थे और कार्नी जाके वहाँ पे चाइना में बैठ गया। आप मुझे बोल रहे थे चाइना वीकेंड हो गया। चाइना कहाँ से वीकेंड हो गया? वहाँ पे तो अरागची चले गए थे कुछ दिन पहले, उसके बाद ट्रम्प गए थे, उसके बाद इसको रिप्लाई करने का एक रशिया समय दीजिए। पुतिन काफी जाके चीजें बैठे हुए उन्होंने थे। और अमेरिका के पुतिन अगेंस्ट में जाने के कही बाद है। उनके पास जॉइंट स्टेटमेंट निकला। उनके पास उनका जो एक्सटेंडेड कोऑपरेशन है वो और स्ट्रेंथन हो गया। आप कहाँ से वो अभी लिटरली ब्रिक्स आने वाला है। इंडिया ऑल्सो हैव होस्टेड ब्रिक्स का फॉरेन मिनिस्टर। आप कौन सी बात कर रहे हो? कौन सी दुनिया में हो? कौन सी रेड पिल आप खा रहे हो? ठीक है, आप जल्दी से 10 सेकंड में प्रमित सर रिप्लाई चैनल में कीजिए, बैठ के ऐसे उसके बात बाद फिर करना सर, मैं इन्होंने मनोज सर के एक पास जा बहुत रहा हूँ। महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन वो 50 साल पहले का इन्होंने उदाहरण दिया कि कैसेंजर जी का स्टेटमेंट दिया इन्होंने कि टू बी अमेरिका फ्रेंड इज फेटल, और ये बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। वो 50 साल पहले की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी उसके संदर्भ में किसी प्रकार का वो स्टेटमेंट दिया है। लेकिन आज मैं आपको आपने एग्जांपल एलाई और बताता हूं। शत्रु में आपने कोई डिफरेंशिएट नहीं किया। आपने बिजनेस एजेंडा चलाई है अपने पॉकेट बुक के लिए। डोनाल्ड ट्रम्प की आज जो सिचुएशन है यहाँ पे सिचुएशन है सर, आपने डोनाल्ड ट्रम्प को लिटरली इज सेव्ड देमसेल्फ फ्रॉम आईआरएस ऑडिट। पूरा एक मिनट प्रमित जी, एक मिनट प्रमित जी, नो दिस इज नॉट द टाइम। डोनाल्ड ट्रम्प एंड सन्स हैव सेव्ड देमसेल्फ फ्रॉम आईआरएस ऑडिट सर। और जो 10 बिलियन डॉलर आपने आईआरएस को उन्होंने टारगेट किया, उन्सू किया, उसके पीछे 1.8 बिलियन डॉलर का स्लश फंड आपने क्रिएट किया। ही हैज एक्चुअली नाउ अब दिस इज गोइंग टू बिकम अ मेजर इशू फॉर हिम बिकॉज़ ये क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकता है। अमेरिका का दोस्त होना बड़ा घातक होगा, ये बिल्कुल भी गलत है। और ये अमेरिका की डेमोक्रेसी की आप ताकत देखिए। आपकी टाइम नहीं है, एक आपको अमेरिकन बोलने व्यक्ति नहीं बोला अमेरिका गया। में बैठ के अमेरिका के अगेंस्ट आपको बोलने ठीक है, नहीं पूर्णिमा बोला गया। पूर्णिमा मैम कई और महीनों से। प्रमित सर एक करके सर। प्रमित सर, आप मैं बाद यही में बोल कहना दीजिएगा, चाहूंगा आपको कि बोलने अगर नहीं बोला अमेरिका के गया आप है। सच्चे लेट मी दोस्त फिनिश माय हैं थॉट्स एंड तो यू कैन अमेरिका कम। के सच्चे दोस्त होने से आप सिक्योर होते हैं, आप बिजनेस में फ्लरिश करते हैं। और अमेरिका ठीक है। अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और ट्रम्प साहब की जो दोस्ती है, इसको लिवरेज किया जाए और 150 करोड़ भारतीयों का अपलिफ्टमेंट हो और अमेरिका का भी उसको फायदा हो। ठीक है सर। अमेरिका ब्रिंग्स अब टेक्नोलॉजी, मनोज सर के पास मैं जा रहा हूं और इन अ वेरी अफोर्डेबल मैनर। ठीक है पूर्णिमा मैम, ठीक है प्रमित प्रमित सर, मुझे कमांड आई कि आप हमारे साथ आधे घंटे के लिए ही थे। अगर नहीं ठीक है साहब, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय में 10 मिनट प्रमित ठीक है तो आप अगर हमारे साथ 10-15 मिनट और रुक जाएं तो सही रहेगा। ठीक है मनोज सर आपके पास आ रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है पूर्णिमा मैम, मनोज सर, ये जो अटैक है ना, जस्ट 30 सेकंड्स, ये जो अटैक है ना, ये अटैक स्टेज लगती है मुझे। लास्ट टाइम जो बटलर अटैक की बात कर रही हूँ, वहाँ पे जो बुलेट ब्रश हुआ था, उनके बाल भी बाका नहीं हुआ था, तब तो मैंने क्वेश्चन नहीं किया था कि इट वाज अ स्टेज और नॉट। आज मुझे लगता है वो ओवर स्टेज। आई एम क्वेश्चनिंग अबाउट दैट शूटिंग ऑल्सो। वहाँ पे जो टॉमस मैथ्यू क्रूक्स है, 20-year-old किड, वो इतना प्रेसिडेंट ट्रम्प के इतना पास कैसे गया? मैं काफी सारा रैली अटेंड किया प्रेसिडेंट ट्रम्प की। एक एडल्ट होके उनके पास जाना इतना डिफिकल्ट है। अब 20 years old बंदूक लेके उसके पास पहुंच गया। और वहां पे जो जिस बंदे को मारा है उस शूटिंग में, उस बंदे का नाम 1% लोगों को नहीं पता है। और ही वाज नॉट इवन ए टॉप स्टोरी फॉर। ठीक है पूर्णिमा मैम, आता हूं फिर से। मनोज सर, अब देखिए सवाल यही है कि जैसा आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रयास ये किया कि वो दुनिया के ही प्रेसिडेंट बन जाए, लेकिन सवाल ये है कि प्रेसिडेंट से आगे बढ़ के क्या वो एक बिजनेसमैन हैं? इसमें तो कोई शक है नहीं, और वो चीज वो उनके अंदर से निकल ही नहीं पाया। देखिए अभिषेक जी, अभी जैसे जिस तरीके से हमारे पूर्व के वक्ताओं ने जिस तरीके से अमेरिका के बारे में रखा, अब इस पैनल में देख लीजिए तो पक्ष और विपक्ष दोनों मिल जाएंगे। लेकिन मैं जब एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अमेरिका की लिगेसी को जब मैं देखता हूं, तो मुझे लगता है कि अमेरिकन इतिहास में ये सबसे मतलब बैड डेज है, ये ट्रंप का जो 2.0 आया है। क्योंकि जिस तरीके से भारत और अमेरिका का जो इंडिया यूएस का जो रिलेशंस था, जो खास करके 2008 के बाद से इस देश के जितने भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बने, सबने उसको डे बाय डे और खास करके अमेरिकन के और यहाँ का जो डायस्पोरा था मिल के जिस तरीके से भारत और
अमेरिका की इकोनॉमी में बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन दिया। और आप समझते हैं कि माइग्रेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एनी डेवलपमेंट नेशंस। और जिस तरीके से ट्रंप ने भारतीय माइग्रेशन जो जिस तरीके से वीजा को लेके उन्होंने एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में जो मजाक बनाया, आप समझ सकते हैं कि उन्होंने बिल्कुल सारे संबंधों को तोड़ने का काम किया। वही दूसरा चीज, जैसे अभी परमीत जी जो बता रहे थे कि देखिए भारत ने हमेशा से अमेरिका के साथ खड़े होने के लिए और डेमोक्रेसी के नाम पे और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ ट्रंप अपने बिजनेस के लिए जिस तरीके से मुनीर के साथ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां इमरान खान को जेल में डलवाया, और उसके बाद से जिस तरीके से मुनीर के साथ उन्होंने जो डील किया, वो पूरे वैश्विक राजनीति में अमेरिका को दिखाता है कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए एक टेररिस्ट नेशन के साथ जिस तरीके से डिनर करते हैं और भारत को एक तरीके से क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप की राजनीतिक कैलिबर क्या है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए आज के डेट में अमेरिका बुरी तरीके से एक ट्रांजिशनल फेज में जा चुका है, और उससे वहां पे देखिए अभी जैसे इसके पहले बता रहे थे कि उन्होंने सारे जितने पुराने एलाई थे सबको वन बाय वन करके ब्रेक किया है, और उसका पूरा श्रेय जाता है ट्रंप को, सिंगल वन ट्रंप को जाता है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जो इंस्टीट्यूशन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन आज इंस्टीट्यूशन भी बिल्कुल एक तरीके से मजाक का पात्र बन गया है। देखिए आप समझ सकते हैं पेंटागन एक मतलब वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 थिंक टैंक है, लेकिन आज वो ईरान में जाके बुरी तरीके से फंसा हुआ महसूस कर रहा है। बिल्कुल जिस तरीके से वहां पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नाम पे ईरान बढ़त बनाया जा रहा है डे बाय डे। और देखिए ट्रंप बुरी तरीके से इस चीज को समझ रहे हैं, क्योंकि वो अपने घरेलू स्तर पे डोमेस्टिक स्तर पे गिरते जा रहे हैं, और इसीलिए वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक दे रहे हैं कि हम ईरान से न्यूक्लियर वापस ले लेंगे। लेकिन अभी तक न्यूक्लियर चाहे IRGC की तरफ से या किसी भी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि हम अपना न्यूक्लियर जो इन्वेस्टमेंट यूरेनियम में देने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को देखने की जरूरत है। और नो डाउट भारत हमेशा से अमेरिका के साथ कदम से कदम मिला के लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर चला, और क्वाड उसी का एक एग्जाम्पल है। अगर आप देख लीजिए, चाहे जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, सारे लोकतंत्र के मूल्यों को पहचानते हैं और इसी आधार पे आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में के समय में अमेरिका ने जो अप्रोच अपनाया, जिस तरीके से मुझे लगता है कहीं न कहीं ब्रेक किया, तो इन सब सारी चीजों को दोनों देशों को सोचना पड़ेगा, और भारत इसमें कहीं पीछे नहीं हटा है। और भारत के लोग वहां पे जाके अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल अमेरिकन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ जी ठीक है। शरदेंदु सर, क्या लगता है कि यहां आकर के डोनाल्ड ट्रंप जो है ईरान पे जो उन्होंने किया वो शायद उनके लिए मतलब एक बुरे सपने की तरह बन गया है? वेनेजुएला जितना इजी था, ईरान को भांप पाना, जैसा अभी मनोज सर ने भी कहा कि पेंटागन ने शायद ईरान को कम आंका, क्या लग रहा है कि वाकई में कम आंका और यही कारण रहा कि आज थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के अंदर भी है, और वही सेम टाइम जो वहां की अमेरिका की जनता है उसके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय है कि ईरान के मामले में बिल्कुल ही गलत एनालिसिस हो गई। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप से चूक हो गई। वो नेतन्याहू के एक बहकावे में आ गए। वो उनका जो वेनेजुएला का सक्सेस था और जिस तरीके से ग्रीनलैंड को वो कैप्चर करने की बात कर रहे थे, उसके वो यूफोरिया में थे। उन्होंने चीजों को एनालाइज नहीं किया। उन्होंने अपने सेंटकॉम की भी ब्रीफिंग को ठीक से नहीं सुना, ना ही अपने जनरल्स की बात सुनी। उनके जनरल टाइम टू टाइम उनको बोल रहे थे कि आप ईरान में अगर युद्ध करते हैं तो ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस जाएगा, ये शॉर्ट एंड स्विफ्ट ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं सुना किसी का, वो सबको ओवर रूल करते गए। और साथ में देखिए कितनी सैकिंग की है अपने आर्मी के, तमाम जनरलों को निकाल दिया, तमाम और तोहदेदारों को निकाल दिया। और रिजल्ट क्या निकला? आपको 28 फरवरी को बहुत मनमाफिक रिजल्ट मिल गया था। ये युद्ध इतना लंबा चलना नहीं था, और आप जितने जो मिलिट्री एम और पॉलिटिकल एम सेट किए वो सारे के सारे ब्लड थे, वो अचीवेबल थे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशन आपने हुआ। और आपने जो मिडिल ईस्ट में एक जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड किया था सबको, उसमें देखिए तमाम तरीके की कमियां निकली। आपने सिर्फ इजराइल को मद्देनजर रखा और तमाम छोटे देशों को छोड़ दिया, और वो आज की डेट में ईरान के स्ट्राइकिंग रेंज में थे। तमाम ईरान के मिसाइलों ने वहां पे कहर बरपाया। तो अमेरिका पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट की पॉलिसी में फेल हुआ। कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि चाइना का आधिपत्य बढ़ता चला जा रहा है, इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, लिहाजा ईरान को सबक सिखाना जरूरी है। और ईरान का न्यूक्लियर प्लान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को आपने जून में भी स्ट्राइक किया था, और उस समय आपने बोला था कि आपने उनके न्यूक्लियर प्लान को ऑब्लिटरेट कर दिया। दिस वाज द वर्ड यूज्ड बाय हिम। लेकिन कहीं कुछ नहीं, 6 महीने बाद एक झूठा प्रोपेगेंडा, एक झूठा नैरेटिव चला के आप देश की अस्मिता नहीं खत्म कर सकते। आपने जरूर वहां डिस्ट्रक्शन किया, 31 से 31 स्टेट में तबाही मचाई, लीडरशिप एलिमिनेट किया, लेकिन जो वहां का जनमानस है जिस तरीके से एकजुट हुआ,
जिस तरीके से IRGC ने इस रणभूमि में अपनी जो टैक्टिक्स था उसका इंप्लीमेंटेशन किया, छोटी छोटी बोटों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जिस तरीके से सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस और कंट्रोल किया, वो एक काबिल तारीफ थी। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पूरी तरीके से मिलिटरी ऑपरेशन में फेल होता हुआ नजर आया। बिल्डिंगें गिरा देना, इंस्टॉलेशन गिरा देना, 2-4 रोड गिरा देना, एयरफील्ड पे स्ट्राइक कर देना, ये सब रिकवरेबल है, फिर से बन जाएंगे। लेकिन आप क्या उनके न्यूक्लियर प्लान को रोक पाए? क्या आप वहां सत्ता बदल पाए? क्या आपने ईरान को घुटनों पे ला दिया? क्या आप उनको पाषाण युग में बैठा दिया? क्या आपने ईरान की सभ्यता मिटाई? ये सब आपके स्टेटमेंट है। डेली आप एक स्टेटमेंट देते हैं ईरान के बरखिलाफ और कहीं कुछ नहीं। और साथ में आपने यूएई को खतरे में डाल दिया, कतर को खतरे में डाल दिया, बहरीन को डाल दिया, ओमान को डाल दिया। ये सारे के सारे देश आज की डेट में आपके ऊपर क्यों प्रेशर डाल रहे हैं कि आप युद्ध ना करिए? क्योंकि अल्टीमेटली ईरान इन सारे देशों को टारगेट करता है, आपके मिलिट्री बेसिस को टारगेट करता है। तो पूरा पूरा ग्रॉस मिसकैलकुलेशन है। हमको तमाम वॉर गेम, तमाम वॉर एनालिसिस, तमाम तरीके की चीजों को प्रोज एंड कॉन्स में डिस्कस करते हैं, देखते हैं। अमेरिका कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इसमें फेल हुआ। और आपने एक दिया था, रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, तमाम अपने एयरक्राफ्ट भेजे थे, उसका मकसद ये था कि आप वहां का एनरिच यूरेनियम लाना चाहते थे, वो भी ऑपरेशन फेल हुआ। और उसको आपने एक दिखा दिया, ड्रामा किया कि आपने एक रेस्क्यू ऑपरेशन में इतने बड़े, इतने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया। तो अमेरिका इस पूरे इस स्थिति में अगर आप एनालाइज करेंगे तो अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके देखो, नेटो कंट्री आपका साथ मिडिल ईस्ट में नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि नेटो का अलायंस नॉर्थ अटलांटिक के कंट्रीज के बीच में था, वो उस रीजन के लिए एप्लीकेबल है, मिडिल ईस्ट में नहीं अप्लाई होता है। इंडो पैसिफिक रीजन में आपकी पोजीशन कंप्रोमाइज हो गई। चाइना आप गए और वहां से वापस आए मुंह लटका के, एक डील नहीं साइन हुई, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया। आप रेयर अर्थ मिनरल के लिए गए थे, आपको तमाम रेयर अर्थ मिनरल का रिफाइंड वर्जन चाहिए था, क्योंकि इवन ताइवान पे भी चाइना ने क्लियर किया हुआ है कि ताइवान पे कोई बातचीत तो तक आप नहीं। पूरी तरीके से इस मामले में फेल होते हुए नजर आए, इसमें कोई शक नहीं है। प्रमित सर, अब बोलिए। आप चेक नहीं कर पा रहे, ठीक है, शर्देंदु सर। तीनों के तीनों पैनलिस्ट ने इतने पॉइंट्स हैं, किसको डिफेंड करे और किसके लिए हम आर्गुमेंट दें। छोटे छोटे शब्दों में ठीक है, एग्रीमेंट के लिए चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। छोटे शब्दों में सर, ईरान वर्सेस अमेरिका में जो अमेरिका ने उनको आहत किया है या डैमेज किया है उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन, दैट इज 1:50 रेशो से, तो उन्हीं की, उनके जो गल्फ न्यूज कहते हैं, उन्होंने ही आकलन करके दिया है कि 1:50 के रेशो में अगर हमारे 13 सैनिक मरे हैं तो उनके 1300 सैनिक मरे हैं। ये आप जो उनके जितने मिलिट्री, उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज थी, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थे, उनकी जो मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स था, उसको 80 से 90% तक शर्देंदु सर किया गया रिप्लाई है। कर लीजिए। हाँ बोलिए सर। सर, उनको 80 से 90% तक उनकी मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त किया गया है। वो ये केवल ये टीवी पे आकर प्रोपेगेंडा की बातें हैं कि दे हैव रीगेन्ड देयर ड्रोन कैपेबिलिटीज, दे हैव रीगेन्ड देयर मिसाइल कैपेबिलिटीज, और अगर आक्रमण होगा तो वो बहुत भयानक रूप से आक्रमण करेंगे। ये सब टीवी प्रोपेगेंडा की बातें इसमें हैं। एक चीज मुझे बस समझाइएगा कि 2025 में जो अटैक हुआ था उस टाइम में भी यही कहा गया था कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का खत्म हो गया। देखिए, ये दावा था काफी हद तक उस टाइम भी सर, उस टाइम भी काफी हद तक डैमेज किया गया था। एंड देयर इज अ सी, आज के युद्ध वो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 वाले युद्ध नहीं है। यू कैन नॉट गो एंड कंप्लीटली डिसमेंटल एंड एक सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट को आप डेवास्टेशन नहीं कर सकते हैं। आपको बड़ा मेजर्ड तरीके से आपको अटैक करना पड़ता है। ये हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ये स्टेटमेंट क्यों, यही तो सवाल। सो सी, ही इज नॉट डूइंग, सर आप उनके स्टेटमेंट्स को प्रेस ब्रीफिंग के रूप में ले रहे हैं। दो स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। His style is very different. आप हर उनके वाक्य को, उनका एंड गोल इज वेरी क्लियर। He doesn't want कि भाई ईरान के ऊपर अमेरिका का झंडा लगाना, ये अमेरिका का या ट्रम्प साहब का कोई भी इंटेंशन नहीं है। सर, पूरी दुनिया एंड गोल नहीं समझ पाई, ना स्टार्ट गोल समझ पाई। अगर आप बताएं, एंड गोल क्लियर है सर, एंड गोल क्लियर है कि चाइनीज डोमिनेंस को कम करना, अमेरिकन डोमिनेंस को बढ़ाना, एंड लॉन्ग टर्म में चाइनीज, तो ईरान के साथ वॉर में ये चीजें हो गई अमेरिका की हासिल। ब्रिक्स को मकसद को भी थोड़ा सा डाइल्यूट करना। ब्रिक्स का एक हिडन एजेंडा है कि वो डॉलर डोमिनेंस को कम करना चाहता है, मिलिट्री डोमिनेंस को कम करना चाहता है। और चाइना इज यूजिंग दैट टूल ऑफ ब्रिक्स का जो एक ग्रुप है, उसको एंटी अमेरिका के रूप में बड़े स्ट्रेटेजिकली यूज कर रहा है। तो आपके माध्यम से हमारी एंड गोल क्या अमेरिका का अचीव हो गया, अमेरिका के साथ जाए, तो ये प्रमित सर, तो ये क्या अचीव कर लिया अमेरिका ने? डोनाल्ड ट्रंप ने ये अचीव कर लिया? देखिए
देखिए 3 महीने या 15 महीने में चीजें पूर्णतः नहीं बदलती, पर एक डायरेक्शन जरूर सेट हो जाती है। आज जो छोटे देश अब चाइना के पास, जब देखो चाइना वाज टेलिंग द इवन स्मॉलर कंट्रीज और बिगर कंट्रीज दैट वी विल प्रोवाइड यू मिलिट्री स्ट्रेंथ एज वेल। तो वो उसमें क्या एक्सपोज हो गए प्रॉब्लम है? पूर्ण रूप अमेरिका भी से। तो सर करता है। अभी तो ताइवान को भारत ने हथियार बेचने वाला है, चाइनीज यूक्रेन डिफेंस को हथियार कैपेबिलिटीज बेचा है, पाकिस्तान इजराइल को को सप्लाई हथियार की बेच थी, रहा वो है, अभी खत्म इंडिया कर को दी हथियार गई। बेचेगा। वेनेजुएला में पूर्ण रूप से वो एक्सपोज हो गए। ईरान में भी उनको जो मिलिट्री एक्सपोज कौन कैपेबिलिटीज हुआ है? रशिया और यूनाइटेड चाइना से स्टेट्स दी हुआ थी, नहीं है? वो अमेरिका के आगे टिक नहीं सीखी। अल्टीमेटली दुनिया जो एनालिस्ट हैं, ये जो डिफेंस एक्सपर्ट, ये देखते हैं कि हाउ पावरफुल यू आर मिलिटरीली एज वेल। इकोनॉमिक पावर इज वन स्ट्रेंथ, मिलिट्री पावर इज अनदर स्ट्रेंथ, इनोवेशन एंड नॉलेज पावर इज अनदर स्ट्रेंथ। Only because of trade and economic and because they could supply the low cost manufacturing goods to the world, China was having upper hand and China was getting lot of dollars back to their home. Now people have seen that militarily there is no match to America. Innovation and knowledge powerhouse, there is no match to America. So smaller countries have started gravitating टुवर्ड्स अमेरिका। ये अमेरिका के लिए बहुत अच्छी बात हुई है। पिछले 15 महीनों में बहुत सारे देश जो पीछे से चाइना के साथ जाना चाह रहे थे, अब अमेरिका के साथ आके खड़े हुए हैं। और ये अगले 2-4 महीने में ये युद्ध का जब माहौल खत्म होगा और इन्फ्लेशन जब कम होगा, तब आप देखेंगे कि जो एंटी अमेरिका नैरेटिव है, कौन सा कंट्री आ गई है मुझे बताइए जरा। कौन सा कंट्री आ गई है चाइना से भाग के इंडिया अमेरिका के साथ? तमाम कंट्रीज जो चाइना की तरफ जा रहे थे, तमाम नहीं, मुझे नाम बताइए प्लीज। ग्रेविटेट हो रहे हैं अमेरिका की तरफ। साउथ अमेरिका की कई कंट्रीज देखिए, जो वेस्टर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर की जो कंट्रीज हैं, जो चाइना की तरफ ग्रेविटेट हो रही थी, वो अपने आप ही अमेरिका की तरफ आ रही है। अमेरिका को जाके किसी का अब आप देखिए क्यूबा किडनैप करना पड़ा, हमको थ्रेट था अमेरिका को जाके 65 साल से। लीडर को मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पर मनोज जी 65 साल से क्यूबा वाज अ थ्रेट टू अमेरिका। नाउ क्यूबा की वो हालत हो गई है, फैलाना चाहते हो दुनिया में। क्यूबा कैन इवन स्टैंड। क्यूबा अपने आप ही वहां रेजिम चेंज होने वाली है। वेनेजुएला हुआ, कोलंबिया हुआ, ठीक है प्रमित सर। अब पूर्णिमा में अब बोलिए, पूर्णिमा में अब बोलिए। अमेरिका होता कौन है? जज, जूरी और एग्जीक्यूशन। अमेरिका होता कौन है? किसी को किडनैप करने वाले। जो देश अमेरिका होता कौन है? किसी को हत्या करने वाले। अमेरिका होता कौन है? ये केवल एक बार अमेरिका को पिछले 200 साल में अमेरिका ने जो दुनिया को जो दिया है 200 साल में उसपे भी आप एनालाइज कीजिए। आज आपके यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किसकी देन है? इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम अमेरिका की देन है। डिजिटल रिवॉल्यूशन जो पूरी दुनिया में हो रहा है वो किसकी देन है? अमेरिका की। ठीक है प्रमित सर, अब एक बार पूर्णिमा मैम को सुन लीजिए। पूर्णिमा में बोलिए। मेरे पास कैसे 3 वर्सेस 1 की बात कर रहे हो, के देशों में मुझे जवाब देना पड़ रहा है। डोमिनेंस बढ़ाना चाहते हो, किडनैप करके डोमिनेंस बढ़ाना चाहते हो, लूट करके डोमिनेंस बढ़ाना चाहते हो। वेनेजुएला से गोल्ड चुराया है, वेनेजुएला से ऑयल चुरा रहे, लिटरली यूएस डॉलर का इस्तेमाल करके लोगों को गन एट द गन पॉइंट करके आपके हेड पे डील साइन करने के लिए बोल रहे हैं। आप इसको डिप्लोमेसी कह रहे हो, आप इसको डोमिनेंस कह रहे हो, आप इसको सुप्रीमेसी कह रहे हो। आप बोल रहे हो कौन सी कंट्री को बॉम्बिंग किया है चाइना ने? कौन सी कंट्री की किडनैपिंग किया है? वो भी यही चाहती है कि अमेरिका ग्रेट बने। पूर्णिमा मैम ने तो खुद ही कहा कि वो खुद ही चाहती हैं, लेकिन जो लोकतांत्रिक वैल्यूज हैं जिसके लिए अमेरिका जाना जाता है, वो लोकतांत्रिक वैल्यूज, आपको नहीं लगता है कि वेनेजुएला में वो चीजें खत्म हुई? लोकतांत्रिक वैल्यूज की वजह से अमेरिका में एक फीलिंग थी और बड़े मात्रा में वो फीलिंग आज भी है। ये केवल इन्फ्लेशन की वजह से है, स्टिल फीलिंग है, हम वो नहीं कह रहे। क्योंकि एक वो अमेरिका अगर एक पेड़ है तो बाकी सब उसके तने हैं, उसके फल हैं, उन्हीं में से एक डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। अमेरिका की जड़ को थोड़ी ना कोई हिला पाएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि जड़ को हिलाने की कोशिश क्यों? सवाल ये है। आपको 25 से 30 साल तक देयर इज अ फीलिंग दैट अमेरिका हैज बीन एक्सप्लॉइटेड बाय चाइनीज एंड इट्स अलाइज and that's why China has become what China has become and America has become weaker। 25 साल से मैं अमेरिका में हूँ, हमने अमेरिका का कुछ हद तक डिक्लाइन देखा है and this is the time to resurgence of America, renaissance of America, और उसमें इस तरह के आपको चेंजेस दिखेंगे। ठीक है, अब पूर्णिमा मैम को बोलने दीजिए, उसके बाद मैं मनोज सर के पास जाता। पूर्णिमा प्रमित, आप बार बार बोल रहे हो अमेरिका को एक्सप्लॉइट कर दिया गया है। कौन एक्सप्लॉइट किया? मुझे एग्जांपल दीजिए।
ट्रम्प ने एग्जांपल जाके देता हूं सर, कैंपेन में तमाम ट्रेन में जाके एग्जांपल बार देता बार हूं। बोल रहे थे कि अमेरिका हैज बीन एक्सप्लॉइटेड। मैं आपको बताती हूँ, अमेरिका यूएस एड भेजते थे कंट्रीज को और पॉलिटिकल एजेंडा वहां पे सेट करते थे, अपने एजेंडा डिक्टेट करते थे थ्रू मनी। आप मुझे बोल रहे थे कि चाइना हैज बीन एक्सप्लॉइटिंग। मुझे बताइए, चाइना कौन सी कंट्री के लीडर को किडनैप कर लिया? चाइना कौन सी कंट्री के लीडर को आपने मार दिया? कौन सी कंट्री की लीडर को जाके लिटरली बोल दिया कि यू आर टेररिस्ट, आई एम गोइंग टू टेक आउट एंटायर योर कैबिनेट नहीं, उनके फैमिली मेंबर देखिए, हमने यहाँ खत्म पर कर दिए। डेमोक्रेसी तो है, मैं अमेरिका आपको ग्रेट जवाब कैसे दे बन सकता गया हूँ। किसी को मार के? आप किस कौन सी वैल्यू आप प्रमोट करना चाहते हो, मुझे समझ में नहीं आता। आई डोंट नो वेदर यू हिंदू और नॉट, आई डोंट नो वेदर यू क्रिश्चियन कन्वर्ट और नॉट। मैं बस इफ पक्का यू आर ए हिंदू क्रिश्चियन हूँ, कन्वर्ट, आई मैं पक्का अंडरस्टैंड योर सनातनी फाउंडेशन, हूँ, बिकॉज और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज अमेरिका और भारत की पुशिंग दोस्ती का अमेरिका सबसे बड़ा इनटू व्हाइट प्रोपोनेंट सुप्रीमेसी एंड हूँ। क्रिश्चियन मैं जिस सुप्रीमेसी। देश में एंड खाता आप हूँ यहाँ पे उसके बड़े प्रति भी चैनल में वफादारी आके रखता बैठ के हूँ, ये और जिस देश गंदगी में पैदा फैलाना, हुआ उसके दिस प्रति भी इज वफादारी रखता हूँ। डेंजरस फॉर मैं इस इंडियन तरह से जहाँ जिस पॉपुलेशन। देश का मैं इंडियन हूँ, उस पॉपुलेशन देश के जो अगेंस्ट यूथ में है, पूरे जोर से एक इनके विदेशी दिमाग में चैनल के आप ऊपर ये उस गंदगी देश ना में घुसाया बैठकर करें, उसके ठीक है अगेंस्ट में ना? बुराई नहीं करता हूँ। तो डोंट से कि आई एम हिंदू और आई एम सनातनी। मैं पक्का सनातनी हूँ, पक्का हिंदू हूँ, और you are अमेरिका talking इंडिया about फ्रेंडशिप principles, का you are talking सबसे about बड़ा values. प्रोपोनेंट हूँ, आपके क्योंकि values मुझे पता है कि हिंदुत्व 150 और करोड़ फाउंडेशन में भारतीय मिलता जब नहीं है, बिकॉज अमेरिका एंड चाइना आर ये कॉम्पिटिशन टू ईच अदर, फाउंडेशन होती सॉरी, है और ये इंडिया एंड चाइना आर ह्यूमैनिटेरियन कॉम्पिटिशन बेस टू में ईच काम अदर, एंड करते हैं। अमेरिका एंड आपकी इंडिया जो आर ठीक है फाउंडेशन सर। है कॉम्पिटिशन टू वो ईच अब अदर। किसी मनोज की सर, नहीं है, ठीक अपने है, इंडिविजुअल पूर्णिमा मैम, प्रोपेगेंडा आप फैलाए जा रहे हो और यही प्रोपेगेंडा इंडियन यूथ को भी खिलाया जा रहा है। प्लीज इंडियन यूथ को और भटकाया मत करो चलिए, और थ्रेट नहीं मैं चर्चा के लिए कि आगे कोई मनोज सर country, आपके पास आना अमेरिका चाहता के था, साथ काम करे शर्मिंदू सर after से they भी are रिप्लाई talking लेना about चाहता था, hellhole लेकिन and dead economy. वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुक करते अगली खबर की ओर। दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम का महामंच सजा है। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर भव्य सांस्कृतिक समागम यहां देखने को मिल रहा है। लाल किले पर आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है।